नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में पर्यावरण पारिस्थितिकी का अगला पार्ट देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो के अंत में देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर किया करिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। आगे देखते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसे गैर परंपरागत कहते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को परंपरागत संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन में कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सब कैसे हैं? नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला आता है, परमाणु ऊर्जा आता है, सेल गैस आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैस आता है। ये दो भाग हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में सीधा पूछता है कौन सा अनवीकरणीय है और कौन सा नवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषक कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों के 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया है। पौधे के वह उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वह जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन जो है वो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं। वर्तमान समय में आप लोग देख ही रहे होंगे कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, जिससे क्या हुआ है, पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। हार्मुज जल संधि जो है, जहां से लगभग दुनिया का 60% तेल का व्यापार होता है, प्राकृतिक गैस का व्यापार होता है, वो इस समय अवरुद्ध हुआ है, जिससे गैस की संकट, तेल की संकट आने वाले समय में पैदा हो जाएगी। अभी तक तो भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया जाता है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आगे देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास। आज प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा। तो ऊपर जो टॉपिक आपको बताया गया, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा सबसे अधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो सूर्य से विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषक रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती रहती है। मतलब सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा
के क्या-क्या उपयोग हैं? सौर ऊर्जा के उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, जल का उसमन में, सोलर कुकर में, सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण में, परिवहन में, सौर उपकरण में, कृत्रिम उपग्रह, मंगलयान में या सौर चिकित्सक में। इन सब में प्रकाश सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, ये सब परिवहन में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु, जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जा सकता है। वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए अभी इससे कुछ गांवों एवं छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि यह व्यवसाध्य है। व्यवसाध्य मतलब महंगा है थोड़ा सा। इस दिशा में यद्यप सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के दौरान सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। पेट्रोलियम जलता है या लकड़ी जलती है या नाभिकीय, तो उसमें क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को नुकसान बहुत होता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफी सहायक क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र, जो इसके विकास को संभाव्य बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। इस मिशन से 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरेलू अंश आवश्यक पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दिया गया था, लॉन्च की गई। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों, बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। आगे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आईएसए का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस ओलांदा तथा यूएन के तत्कालीन महासचिव वान की मून की उपस्थिति में किया गया था। इसका मुख्यालय सचिवालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इस गठबंधन का दूसरा शिखर सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 को नई दिल्ली तथा तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से 15-16 अक्टूबर 2020 तक संपन्न हुआ, जबकि चौथे तथा पांचवें शिखर सम्मेलन का आयोजन क्रमशः अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। आईएसए घोषणा पत्र के अनुसार सदस्य देशों ने वाहनीय में कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि, केरल में स्थित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएपी ने स्वीकृत किया। उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। 2018 में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का
पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दीव में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं बायोडीजल के बारे में। बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। ये रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता। जैव ईंधन जेट्रोफा से बनाया जा सकता है। सीधा एग्जाम में पूछता है जैव ईंधन से संबंधित क्या है, जेट्रोफा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करंज, महुआ, नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, करंज, महुआ, नीम भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कौन लाया जाता है, जेट्रोफा। जैव ईंधनों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सही बात है। पेंटा लिखा है पैंगामिया मिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पैंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जा रहा है। क्या नाम है, पैंगामिया मिनाटा। मक्के की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पैंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। देखिए 3 पौधे आ गए, जेट्रोफा आ गया, पैंगामिया आ गया और सूरजमुखी भी बायोडीजल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मक्का किसके लिए होता है, एथेनॉल के लिए। उष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीयकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीकरण में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। बायोमास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कृषि व घरेलू अपशिष्ट हो सकता है, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन व लकड़ियां, नारियल आवरण, मूंगफली व छिलका तथा धान की भूसी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ये बायोमास के स्रोत हो सकते हैं। आगे देखते हैं हरित ईंधन के बारे में। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं पाइन, करंज, फर्न से विकिरणीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। ध्यातव्य है कि गन्ने की खेती द्वारा भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है।
सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, एथेनॉल, मेथेनॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान, अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, सीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफेद सरसों के तेल का अपशिष्ट इत्यादि आदि सम्मिलित हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है, अतः बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, उष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से विद्युत दिष्ट धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों की विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटरों जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। फ्यूल सेल के लाभ क्या होते हैं? पर्यावरण हितैषी होता है, शोर रहित होता है, अधिक दक्षता होती है, सेल की डिजाइन का माप आसान मानकीकरण होता है। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है, तो वह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया था। इसके तहत वर्ष 2020 तक 1000 मेगावाट दक्षता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। वर्ष 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए एपीईडीए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन बना? सिक्किम बना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं। जो धरती के अंदर खनिज हैं, वो समय के साथ भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। जबकि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो असमाप्त अर्थात सूर्य ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है। बायोगैस के मुख्य अंश कौन कौन से? मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है तथा वन आरोपण से वर्षा में कमी आती है, अर्थात वनों का अगर विनाश होगा तो वर्षा में कमी आती जाएगी। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन हैं। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं? अम्ल वर्षा के लिए सबसे प्रमुख जैसे हैं। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों
तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों को क्षति पहुंच सकती है। अतः रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।